अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे और इसके न्यूमेरिकल के लिए मैंने कुछ टिप्स आपको प्रीवियस लेक्चर में दी और इस लेक्चर में मज़ीद इसको हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब मुझे डाटा में क्या गिवन है बच्चों? डाटा में मुझे गिवन है कंबस्शन ऑफ बेंजीन गिवन है। देखिए, कंबस्शन ऑफ बेंजीन की इक्वेशन मैंने खुद बना ली कि बेंजीन का रिएक्शन ऑक्सीजन से किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और साथ वाटर बन गया। अब इसको बैलेंस करना है, तो इसलिए बैलेंस नहीं किया ताकि आपको इसकी टेक्निक समझ आ जाए। बैलेंस करने के लिए कंबस्शन में आपको पता है 1 मोल रिएक्टेंट का होना ज़रूरी है, तो इसको बैलेंस करना है तो आपने कुछ ऐसे बैलेंस करना है कि बेंजीन के साथ आपको कुछ न लगाना पड़े। तो जैसे कार्बन 6 हैं तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप 6 लगा दें, हाइड्रोजन 6 हैं, इधर आप जो है वो 3 लगा दें, तो ये आपके पास 6 बन जाएंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं तो यहाँ पे आपके पास हो गए जी 12 और 3, ये 3 हो गए 15 करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप 15/2 करेंगे। अगर 15 डायरेक्ट लिख दूंगा तो 30 बन जाते हैं, तो 15/2 का मतलब ये 2 से कैंसिल हो गया और ये आपके पास, या इसको आप 7.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बनते हैं, तब ये 15/2 कर देंगे। अब इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बुक में मुझे गिवन है, मैं बुक से डाटा लिख रहा हूँ। डेल्टा एच की वैल्यू भी गिवन है। फॉर्मेशन ऑफ H2O, उसका डाटा भी मुझे गिवन है बच्चों। डेल्टा एच की वैल्यू मुझे गिवन थी, मैंने वो उसी तरीके से लिख दी। अब उसका डिमांड मुझसे क्या है, वो कहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिखें। तो बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाने की टेक्निक आपको मैंने वैसे भी पहले बताई थी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हमने बनाना है, इसको हमने फाइंड करना है। तो बच्चों, फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाने की टेक्निक क्या थी कि आपको पता है कि C6H6 ये फॉर्मेशन में 1 मोल प्रोडक्ट बनती है, तो ये हमारे पास 1 मोल प्रोडक्ट बन गई। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है मैंने फाइंड करनी है। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएं? तो आपको पता है कार्बन जो है वो C की फॉर्म में होता है, तो उसमें वहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 लगा देंगे। उधर आप कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मेशन में प्रोडक्ट 1 मोल बनना ज़रूरी होती है। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन वहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है। ये उसकी डिमांड है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये आपने इक्वेशन लानी है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। ये आपने फाइंड करनी है, लेकिन उसने डाटा में आपको ये 3 इक्वेशन दी हैं, ये फाइंड आपने करनी है। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने जो टिप आपको दी थी, मैंने कहा था बच्चों सिर्फ हमेशा 3 इक्वेशन गिवन होंगी, मोस्टली ज़्यादातर 99% जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, और उनको आपने रीअरेंज करना होगा। अब इस इक्वेशन के मुताबिक इन 3 इक्वेशन का मैंने यूज़ करना है। तो मैं अगर देखूं तो बच्चों मेरे पास जो कार्बन वाली इक्वेशन है, यहाँ रिक्वायर्ड इक्वेशन में कार्बन के साथ 6 आ रहा है, तो वहाँ कार्बन के साथ 6 नहीं है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 कार्बन 6 O2 6 CO2 और इस वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये आपके आसानी के लिए मैंने पहले सॉल्व कर दी ताकि आप आसानी से टाइम को कम वेस्ट करके आप इस चीज़ को सीख सकें। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को मैं देखता हूं, तो इस के मुताबिक हाइड्रोजन वाली इक्वेशन के साथ 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के साथ 3 नहीं आ रहा। तो इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3H2 3/2O2 3H2O, इस वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करें। तो देखें, मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, तो ये हमारे पास आ गया। अब इन 2 इक्वेशन का यूज़ तो मैं कर चुका हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन रहती है, इसका मैंने यूज़ करना है क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमेशा 3 इक्वेशन इस तरह ही यूज़ होंगी। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो इसमें जो मेरे पास बेंजीन है वो प्रोडक्ट साइड पे है, जबकि गिवन इक्वेशन में बेंजीन जो है वो मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे। इसका मतलब है उधर भी C6H6 है, इधर भी C6H6 है। इसका मतलब इसके साथ कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इस इक्वेशन को रिवर्स करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ ये करेंगे कि आप इसको रिवर्स करेंगे, यानी रिवर्स करने का मतलब क्या है कि इसकी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना देंगे और इसके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना देंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ आप चेक करें तो मैंने यही किया है, 6 CO2 प्लस 3H2O C6H6 प्लस 15 O2, डेल्टा एच की वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो वहाँ प्लस हो गया क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने रिवर्स किया। अब इन 3 इक्वेशन को ऐसे यूज़ करेंगे, यानी इनको ऐड ही करना होगा। पूरे चैप्टर के, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ऐसे ही हैं कि एडिशन करनी है, तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। जैसे इन तीनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूँ तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पर मौजूद हैं। 3 वाटर से कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो भी बच्चों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ क्या रह जाता है, C6
और 3H2 और आपके पास C6H6 डेल्टा H की वैल्यू, इन सबको ऐड करो तो ये आंसर आता है। ये माइनस वाले इनको आपस में ऐड कर लो और ये वैल्यू है, इसमें से जब ये वाले माइनस करोगे तो ये आपके पास 49.6 किलो जॉल पर मोल आंसर आ जाएगा। अब किसी बच्चे को ये लग सकता है, हो सकता है कि उसने प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो, तो ऑक्सीजन को कैसे हमने यहाँ कैंसिल किया है, तो उसको हम सीखने के लिए यहाँ पे ज़रा मैं इसको इसकी जगह पे सॉल्व कर देता हूँ। तो बच्चे जब मैं इस जगह पे इसको सॉल्व करता हूँ तो ऑक्सीजन के साथ अगर मैं यहाँ देखूँ तो 6 आ रहा है, यहाँ देखूँ 3/2 आ रहा है। तो पहले तो मैं लिख दूँगा जी इस जगह पे ऑक्सीजन के साथ 6 प्लस दूसरा उसके 3/2 O2 है। और जब ये इधर आएगा बच्चों, ये 15/2 जो है इधर आएगा तो माइनस के साथ आ जाएगा, तो यहाँ -15/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 होगा और आपको पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा और ये आपके पास जो है 15 ऐसे ही रहेगा। तो प्लस के 15 है और माइनस के 15 है, 15 - 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन आपस में मैंने इस तरीके से आपस में ये जो ऑक्सीजन मेरे पास थे ये वाले और ये वाले ऐसे कैंसिल कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑलरेडी आप लोग इसको वीडियो फॉर्म में देख चुके हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या उसने पूछा है, देखिए इसमें डाटा मुझे गिवन है बच्चों, V1 इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम V2 वो भी गिवन है, 2 वॉल्यूम मुझे गिवन है और वर्क मैंने फाइंड करना है बच्चों, प्रेशर भी मुझे गिवन है। तो मुझे पता है कि वर्क की डेफिनेशन अगर मेरे जहन में हो तो वर्क का फार्मूला इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है, W = P.ΔV। ये फार्मूला मुझे अगर याद होगा तो मैं फ़ौरन ही इसकी इक्वेशन बना सकता हूँ। इसका मतलब है मुझे ΔV चाहिए, तो ΔV कहाँ से निकाल सकता हूँ, V2 - V1। तो ΔV = V2 - V1, तो V2 68 है और V1 50 डेसीमीटर क्यूब है, तो 18 डेसीमीटर क्यूब ΔV आ गया। और P प्रेशर मुझे गिवन है डाटा में, ये मैंने बुक से डाटा लिखा है इसलिए इसमें डाटा में गिवन है, तो फार्मूला पुट करूँगा W = P.ΔV। तो P की जगह 10 लिख दूँगा और ΔV की जगह 18 लिख लूँगा। जब सॉल्व करूँगा तो 180 और प्रेशर ATM में है तो 180 ATM और वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में है तो 180 ATM डेसीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये इसका सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बच्चों ये दोनों कैलोरीमेट्रिक मेथड से हैं। ये वाइड 2 क्वेश्चन है जो डिफरेंट है, बाकी सब में प्लस वाला ही करना होता है। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 11 आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, कैलोरीमेट्रिक मेथड, उसमें हमने फार्मूला याद किया हुआ है। तो डाटा ज़रा मैं आपके सामने बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ NaOH मुझे गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ HCl भी गिवन है बच्चों, वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं उसे चाहूँ तो डेसीमीटर क्यूब में आगे मैंने साइड पे फाइंड किया है क्योंकि आगे मैंने उसको यूज़ करना है। अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना पड़ेगा तो लाज़िम बात है छोटी वैल्यू से जब भी बड़ी की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों NaOH और HCl हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैंने फाइंड करनी है। एसिड बेस जब रिएक्शन होता है तो कितनी हीट रिलीज होती है वो मैंने फाइंड करनी है। तो टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 100 सेंटीमीटर क्यूब 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको कांस्टेंट वैल्यू है, ये खुद याद होनी चाहिए बच्चों। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये याद होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और मोलैरिटी इसकी जो HCl की है और NaOH की है दोनों की 1 मोलर दिए हुए हैं। इसलिए अगर आप डाटा में बुक में देखोगे तो मोलैरिटी जो वो कहता है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है और ये 1 मोलर है, ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मोलर है। ये मोलैरिटी दोनों की कहीं पे मुझे यूज़ करनी पड़ेगी तो 1 मोलर दी हुई है। और फिर बच्चों आप मुझे एक जेन में हीट फाइंड करनी है, हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब, तो उसके लिए कैलोरीमेट्रिक मेथड में एक ही फार्मूला है, Q = M × C × ΔT। बच्चों C तो मेरे पास है, हीट कैपेसिटी तो मुझे गिवन है बच्चों। देखिए हीट कैपेसिटी मैंने डाटा से लिख लिया और ये बुक में हीट कैपेसिटी है 4.18 जूल पर ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेंटीग्रेड, पर केल्विन भी दे सकता है लेकिन पर सेंटीग्रेड में उसने दिया हुआ है। इसका मतलब है ये तो मैं यूज़ कर लूँगा। ΔT कहाँ से निकालूंगा?
डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर उसने मुझे दिया हुआ है, और इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, जो चेंज होता है, तो वो 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर केल्विन में मुझे पुट करना होगा तो 6.9 केल्विन ही होगा। यहाँ बच्चे ये गलती करते हैं कि 273 ऐड करते हैं बच्चे, वो T1 और T2 उन दोनों में ऐड किया जाता है 273, लेकिन डिफरेंस अगर आप निकालोगे, डेल्टा टी का डिफरेंस निकालोगे, चाहे वो सेंटीग्रेड में निकालो चाहे वो केल्विन में निकालो, वो जो डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 वो हमेशा सेम रहता है। इसलिए केल्विन में हो या सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, डेल्टा टी यही रहेगा। ये मुझे गिवन था, ये बुक से ही मैंने देख के लिखा है। अब मुझे इसमें ये डाटा तो बुक में से मैंने लिखा है, ये भी डाटा बुक से लिखा है, इसकी ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत ये जो m है वो मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ। मुझे हमारे पास वॉल्यूम इनके दिए हुए हैं HCl और NaOH के, डेंसिटी मुझे वाटर की याद है, जब इनके रिएक्शन से वाटर बनता है तो डेंसिटी मुझे वाटर की याद है। तो मैं एक फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने मैट्रिक्स से, D = m/v, तो उसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो m = d × v होता है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल जब HCl और NaOH मिलते हैं, NaCl प्लस वाटर बनता है, तो उस वक्त टोटल वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ये 200 सेंटीमीटर क्यूब जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये पर सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाता है, तो 200 ग्राम मास आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन 200 ग्राम आ गया। अब मैं इसमें मास ऑफ सोल्यूशन भी पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास Q = मास की जगह 200 ग्राम, हीट कैपेसिटी की वैल्यू पुट कर दी, और टेम्परेचर जो है, क्योंकि हीट कैपेसिटी में C इसके ऊपर आपको पता है पर सेंटीग्रेड है, तो इसलिए इसको भी उसी यूनिट में रहने देना है। पर केल्विन होता तो यहाँ पर केल्विन वाला लिख देता, तो इसको आप जब कैंसिल करते हो तो ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, और जो हमारे पास है पर ग्राम से कैंसिल हो रहा है, तो ये तो आंसर आपके पास अभी जौल में आया। तो हीट जो रिलीज है एब्जॉर्ब होती है बच्चों, वो किलो जौल पर मोल में होती है, तो हम क्या करेंगे, जौल में अभी हीट आई है। अब ये देखना चाह रहे हैं कि किलो जौल पर मोल का मतलब तो ये हुआ 1 मोल की वैल्यू होती है, तो ये सिर्फ जौल है, ये कितने मोल की वैल्यू है। तो इसके लिए फिर हमें, क्योंकि डाटा हमारे पास मौजूद है, तो मोलैरिटी का एक फार्मूला हम याद करते हैं बच्चों। मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ये मोलैरिटी का फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो नंबर ऑफ मोल्स को इधर ले आऊं तो ये वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब से, जब भी मैं मोलैरिटी को वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल्स निकालूंगा। अब मेरे पास दोनों के वॉल्यूम भी गिवन है HCl और NaOH, और दोनों की मोलैरिटी भी 1 मोलर है। तो बच्चों दोनों के मोल अलग अलग फाइंड कर लो या इकट्ठे ही लिख लो, तो मैं दोनों के मोल इकट्ठे लिख दिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन कर देता हूं बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन का मतलब है दोनों NaOH और HCl। तो हमारे पास दोनों के जो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी दोनों की 1 है, दोनों 1 मोलर हैं, ठीक है। अगर 1 मोलर सोल्यूशन है, दूसरा भी 1 मोलर सोल्यूशन है, दोनों को मिक्स करोगे तो फिर भी सोल्यूशन 1 मोलर ही रहेगा, ऐसे नहीं कि वो 2 मोलर हो जाएगा। तो मोलैरिटी जो है वो हमारे पास, इसकी मैंने पुट कर दी बच्चों, तो मोलैरिटी मेरे पास 1 है। अब वॉल्यूम दोनों का 100 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों। जब दोनों का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो दोनों के मोल डेसीमीटर क्यूब भी सेम होंगे, तो इसलिए इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि एक जो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब के ये इक्वल है। तो जब भी छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं, जब भी छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं डिवाइड करते हैं, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। जब 1000 से डिवाइड करोगे 0.1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर इसको भी निकालोगे तो ये भी 0.1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों के मोल भी सेम, जो दोनों का जो वॉल्यूम है वो भी सेम होगा। तो 1 ये मोलैरिटी है इनटू आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में 0.1 है, तो 0.1 मोल्स निकलेंगे। तो NaOH के भी मोल्स 0.1 है, HCl के भी 0.1 मोल्स हैं। तो ज़रा रिएक्शन देखें, क्योंकि हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इस NaOH और HCl फाइंड करनी है। तो NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है अगर इसका 1 मोल होगा, इसका 1 मोल होगा तो वाटर का भी 1 मोल बनेगा। तो यहाँ पे अगर इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो वाटर भी 1 मोल बन रहा है। तो बच्चों अगर मेरे पास ये जो हीट रिलीज हुई है वो तो लाजिम बात है 100 सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये तो मैंने मोल निकाल के देखे कि इतने मोल्स के लिए हीट रिलीज हुई है। तो इसलिए अगर ये 0.1 मोल होगा तो ये भी 0.1 मोल होगा और जो वाटर बनेगा वो भी 0.1 मोल बनेगा।
तो हमारे पास जो हीट रिलीज़ हुई है ये 1 मोल, ये 0.1 मोल वाटर के लिए वो ये है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 0.1 मोल ऑफ वाटर रिलीज हीट, और ये है जी 5.768 इंटू 10⁻³ जूल। और फिर 1 मोल के लिए मैंने फाइंड करना है, क्योंकि हीट किलो जूल पर मोल में होती है, तो पर मोल का मतलब 1 मोल। तो 1 मोल के लिए जब आप इसको फाइंड करोगे तो ये जो नंबर है इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करते हैं तो -5.768 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल। अब हम पहुंचे जूल पर मोल पे, लेकिन बच्चों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है किलो जूल पर मोल। तो आप क्या करेंगे, जूल पर मोल से किलो जूल पर मोल में जाना है, तो इस वैल्यू को बच्चों, इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दें। जब आप इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 57.68 किलो जूल पर मोल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले नेगेटिव साइन नहीं आ रहा था, यहाँ सर नेगेटिव साइन किधर से ले आए हैं? तो जिन न्यूमेरिकल्स में भी लिखा होगा हीट रिलीज, जिन न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा हीट रिलीज, उनके फाइनल आंसर के साथ नेगेटिव साइन खुद लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हीट रिलीज हो रही है। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।